देन नेक्स्ट इज साइज ऑफ ऑपरेटर. सो ये आपने रन करके देखा होगा. तो साइज ऑफ इंट आपको 4 मिलेगा आपके कंपाइलर में. अगर आप कंपाइलर चेंज करते हो तो ये चेंज हो सकता है कभी भी. साइज ऑफ फ्लोट 4, साइज ऑफ इंटीजर 4, दैट इज साइज ऑफ वेरिएबल पे भी चलता है, साइज ऑफ डेटा टाइप पे भी चलता है, दोनों पे चलता है. देन साइज ऑफ लिटरल पे भी चलता है. तो ये जो 45 मैंने डाला है ये इंटीजर ही वैल्यू है, इसलिए इसका भी साइज 4 ही लेगा वो. साइज ऑफ कैरेक्टर इज 1, साइज ऑफ फ्लोट इज 4 एंड साइज ऑफ डबल इज 8. So you can use a size of operator on variable also, literals also, and primitive data types also. What if I try to store the value in a variable which is beyond the range? Okay, so this demonstration or this program will help you to understand that कि अगर मैंने एक अनसाइंड इंटीजर लिया और उसमें मैंने मैक्सिमम वैल्यू डाल ली, ये जो है ये हैश डिफाइंड कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट मुझे सी लिमिट्स में डिफाइन किया हुआ मिलेगा. मतलब सी लिमिट्स अगर आप कहीं से अगर आपको फाइल खोल के देखने को मिले तो उसमें आपको मिलेगा यू इंट अंडरस्कोर मैक्स, ये हैश डिफाइंड कांस्टेंट है. तो जहाँ पे भी यू इंट अंडरस्कोर मैक्स प्रोग्राम में आएगा वहाँ पे ये वाला वैल्यू, क्योंकि हैश डिफाइन कांस्टेंट में ये वैल्यू ऑलरेडी यू इंट मैक्स के लिए डिफाइन किया हुआ है, तो ये 4294967295 ये वैल्यू जाएगी वैर में. वो प्रिंट होके अपने को यहाँ पे सी आउट में दिखेगी भी. उसके बाद में मैं उसमें मैं एक बढ़ा रही हूँ. तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने मैक्सिमम वैल्यू जो भी इंटीजर अनसाइंड इंटीजर में हम डाल सकते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू हमने वैर में डाल दी और उसको हम एक से आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये अपना कंपाइलर या सिस्टम कैसे चलता है कि आपका मिनिमम वैल्यू था 0 और आपका मैक्सिमम वैल्यू था स्केल पे जो भी ये वैल्यू है वो, और अगर आप एक से बढ़ाते हो तो ये स्केल घूम जाता है और वैल्यू वापस 0 से स्टार्ट होता है. सो जब मैंने वैर को एक से बढ़ाया तो वैर मेरा हो जाएगा 0, क्योंकि इस पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जा सकता. इस पॉइंट के बियॉन्ड मैं अनसाइंड इंट टाइप की वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती. तो अगर मैं +1 करती हूँ तो ये घूम के वापस 0 हो जाएगा. तो अगर मैंने +1 करके फिर से वैर की वैल्यू प्रिंट की तो अब ये मुझे देगा 0. वैसे ही अगर मैंने साइंड इंट लिया है आई वैर नाम से, और उसमें मैंने इंट मैक्स डाला. अनसाइंड इंट का मैक्स का वैल्यू ये है और साइंड इंट का मैक्स का वैल्यू ये है. अब मेरा अनसाइंड इंट के केस में मेरा जो मैक्स था वो 429496 था और 0 से 4294967295 तक का मेरा स्केल था. पर जब मैं साइंड इंट लेती हूँ तो मेरा 0 कहीं तो बीच में होता है, यहाँ पे होता है, और ये जो चीज़ है डिवाइडेड बाय 2 मेरा स्केल होता है. तो ये यहाँ पे स्टार्ट होगा इस वाले नंबर से, मतलब यहाँ पे जो स्टार्ट नंबर है मेरा वो मुझे मिलेगा -2147. तो यहाँ पे जो नंबर है स्केल पे मेरे वो है -214748 जो भी ये नंबर मैंने दिया है ये यहाँ पे है. बीच में कहीं तो यहाँ पे 0 है. और मेरा जो हाईएस्ट नंबर है, मैक्सिमम नंबर है जो मैं साइंड इंटीजर में स्टोर करके रख सकती हूँ, वो मेरा नंबर है 2147483647. तो ये मेरा स्केल है. अब मैंने अगर वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ऑलरेडी और मैं उसमें बोलती हूँ +1 करो, तो इस केस में भी स्केल मेरा घूम जाएगा और वैल्यू आएगी माइनस वाली. तो अगर मैंने साइंड इंट लिया है और अगर मैंने साइंड इंट का मैक्स वेरिएबल में डाल दिया है और अगर मैं वेरिएबल को एक से बढ़ा लेती हूँ तो मेरा निगेटिव वाला नंबर यहाँ पे मुझे आईवेर में मिलेगा. सो यहाँ पे जो मुझे नंबर मिल रहा है वो निगेटिव वाला मिल रहा है. अब मैं इसमें एक बढ़ाती हूँ तो ये -1474834 देगा. उसके बाद 46, क्योंकि माइनस है ना, 0 तक आएंगे, फिर 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे आगे बढ़ेंगे. So this we need to keep in mind whenever we are performing arithmetics and the result value is going beyond the range. ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज आजकल जब पूछते हैं क्वेश्चंस
तो उसमें रेंज काफ़ी मायने रखता है। अगर इसके बियॉन्ड जा रहा है तो फिर आप इस वैल्यू को ऐसे ट्रीट करो, वैसे ट्रीट करो। वो लोग बोलते थे हमें पता होना चाहिए कि स्केल का मतलब क्या है, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का मतलब क्या है इन केस ऑफ साइंड इंटीजर और इन केस ऑफ अनसाइंड इंटीजर। ओके, then now we are going to start with the control structures in C++. Control structures means condition structure, loop structure, and then we are going to discuss what are the meanings of keywords which works with the loop structure like break and continue. And then we are going to discuss some of the assignments based on condition and loop structure. Okay, so condition means greater than, less than, greater than equal to, less than equal to. ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करके जब आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं ये कंडीशन एक्सप्रेशन है। तो कंडीशन एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर्स आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपैरिजन आना बहुत ज़रूरी है। और रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करके जब आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हो तो वो एक्सप्रेशन इंटरनली कंप्यूट होके या तो ट्रू रिटर्न होता है या फॉल्स रिटर्न होता है। तो यहाँ पे एक डेमो है जो आपको बताएगा सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे रन होते हैं इन C++। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं ए और बी। हमने दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज़ यूज़र से रीड करवाए और यहाँ पे अगर यूज़र ने ए और बी का वैल्यू, सपोज ए का वैल्यू यूज़र ने डाला 15 और बी का वैल्यू यूज़र ने डाला है 20, तो यहाँ पे यूज़र ने ये जो भी वैल्यूज़ डाले हैं उस पर हमारा कंडीशंस यहाँ पे रन होगा। So if A less than B, A is 15, B is 20, so this condition is true. So cout statement will execute and it will say 15 is less than 20. The next condition is if A less than equal to B. So 15 less than equal to B, yes, this condition is also true. So it will print 15 is less than or equal to 20. Then if A equal to B, no, both the values are different, so it will not execute this. If A not equal to B, yes, 15 is not equal to 20, so it will print 15 is not equal to 20. Then A greater than B, this condition is also false, so it will not execute this. And A greater than equal to B, that is 15 greater than equal to 20, this is also false, so it will not execute this also. So the program will check each and every condition and will give or will run the statement which is there inside the condition if the condition is true. Now here you have to keep this also in mind that in C++ any non-zero value is treated as true and 0 in the condition expression is false. So in the condition expression, if any non-zero value is returning, then it will be treated as true, and if there is a 0, then it will be treated as false. So you can try this also. If 1, then cout, just try this, then cout, say true. So it will print true because if में हमने क्या लिखा है, directly 1 लिखा है। अगर मैंने यहाँ पे बोला if -5, cout true, ये भी हो जाएगा ट्रू डिस्प्ले क्योंकि यहाँ पे मैंने नॉन जीरो वैल्यू दिया है। अगर मैं बोलती हूँ इफ 0 cout ट्रू, अब ये नहीं होगा क्योंकि 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो यहाँ पे ये जो थर्ड वाला अपन ने लिखा है वो चीज़ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि 0 का मतलब होता है फॉल्स। -1 दिया है तब भी वो ट्रू प्रिंट करेगा, 1 दिया है तब भी वो ट्रू प्रिंट करेगा। यहाँ पे आप बोल दो एल्स cout फॉल्स, फिर वो फॉल्स प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। इसको अगर क्विकली रन करके देखना है, हम रन भी करके देख सकते हैं। इसको जस्ट हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक नया प्रोग्राम लेते हैं। यहाँ पे #include iostream using namespace std int main and I'll just paste whatever I wrote.
इसको थोड़ा अंदर डालेंगे, इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है, हमेशा करना है अपने को। बस मुझे ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रन करके देखना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इफ treats 0 or any non-zero value as true and 0 as false। तो इसका आंसर आएगा पहले true, उसके बाद true, उसके बाद false। इसको अपन सेव करते हैं, इसको अपन देते हैं if demo dot cpp, just create a folder and C++ demos, and here if demo.cpp, we'll save it, we'll run it, and we'll observe the output. So first is true, second is also true. Please examine this, because in the second condition we have written -5, and -5 is non-zero, that is why it is also true, and 0 is false. So this condition is false, that is why it is going into else, and then it is executing this. Okay, so this is how it works. Then let us understand how to find out the biggest number of three given numbers. So this is a, b, c and big. These four variables are there which is of integer type. Then we are asking the user to enter three numbers. So this is prompt for the user. Then c in a, c in b, c in c means here three different values at runtime the program will take from the user. So whatever values are entered by the user, we are comparing those values in the if. So the first if statement what we are writing is if a greater than b. So अभी ये हम कंफर्म कर रहे हैं कि अगर a b से बड़ा है तो ही हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल if के अंदर आएगा। अगर a ग्रेटर देन b नहीं है, अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल डायरेक्ट एल्स में जाएगा। तो अभी अपन एज्यूम करके चलते हैं कि a ग्रेटर देन b है। a ग्रेटर देन अगर b है तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल अंदर आया, और फिर हमें चेक करना है कि क्या a ग्रेटर देन c भी है। अगर a b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है तो जो बिगेस्ट नंबर है वो a है, तो हमने बिगेस्ट नंबर इज इक्वल टू a डाल दिया। a अगर b से बड़ा है लेकिन a c से बड़ा नहीं है, इसका मतलब c सबसे बड़ा है, तो हमने बिगेस्ट में c डाल दिया। और अगर a b से बड़ा नहीं है, इसका मतलब b बड़ा है, तो हम एल्स में आके देख रहे हैं कि क्या b c से भी बड़ा है। अगर b c से भी बड़ा है तो बिगेस्ट b है, नहीं तो फिर बिगेस्ट c है। ये if का बिगिन, ये if इस कंडीशन का एंड, ये एल्स का बिगिन, ये एल्स का एंड, और यहाँ पे बाहर आने के बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं कि बिगेस्ट नंबर इज बिग। तो हमने बिग वेरिएबल में बिगेस्ट नंबर को प्रिजर्व किया बाय राइटिंग दीज इफ कंडीशंस का कॉम्बिनेशन, और बिगेस्ट नंबर को इफ एल्स के बाहर आने के बाद हमने यूटिलाइज किया। सो यूटिलाइज करने वाली बात अभी नहीं आ रही है क्योंकि अभी हमें कुछ करना नहीं है, तो हम सिर्फ सी आउट करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम ये सीक्वेंस लगाएंगे और आगे बिगेस्ट नंबर को और किसी इंस्ट्रक्शन में यूज करके उसको यूटिलाइज करेंगे। इसको फिर से देखते हैं, इसको वैल्यूज के साथ देखते हैं कि अगर a का वैल्यू हमारे यूजर ने डाला है, अगर a का वैल्यू यूजर ने डाला है 15, b का वैल्यू यूजर ने डाला है 10 और c का वैल्यू यूजर ने डाला है 8, तो अगर ये मेरा इनपुट है a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 8, उसके लिए जब मैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रन करती हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो 15 ग्रेटर देन 10 है, अंदर आने के बाद में हमने देखा 15 ग्रेटर देन 8 भी है, तो बिग इज इक्वल टू 15 हुआ। इस एल्स में कंट्रोल नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे जा चुका है कंट्रोल, और यहाँ पे भी हमारा कंडीशन ट्रू था इसलिए इस एल्स में भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट हमारा कंट्रोल जंप होगा यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट पे, और हमें बिग का वैल्यू 15 मिलेगा। तो ये हुआ हमारा पहला कंडीशन। अब अगर मेरा a का वैल्यू
अगर मेरा ए का वैल्यू अगर मेरा ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 15 है और सी का वैल्यू 8 है, तो इस केस में देखते हैं अपना इफ कंडीशन कैसा जाएगा। सो अब ए ग्रेटर देन बी है क्या? ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ। ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम डायरेक्ट यहाँ एल्स में आ गए। यहाँ पे आने के बाद हमने चेक किया कि बी ग्रेटर देन सी है क्या। सो बी ग्रेटर देन सी है। सो ए ग्रेटर देन बी कंडीशन फॉल्स था, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और हम चेक कर रहे हैं बी ग्रेटर देन सी है क्या। अगर बी ग्रेटर देन सी है तो इसका मतलब है कि बिगेस्ट बी है, और हम इसके बाहर आए और हमने यहाँ पे प्रिंट किया 15। अगर तीसरा सिनेरियो ऐसा होता कि a इज इक्वल टू 8 है, b इज इक्वल टू 10 है और c इज इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b कंडीशन फॉल्स है, इसलिए हम एल्स में आए। b ग्रेटर देन c कंडीशन भी फॉल्स है, इसलिए हम इसके भी एल्स में आए और बिगेस्ट इज इक्वल टू c हुआ, और हमें यहाँ पे सी आउट में बिगेस्ट मतलब सी मतलब 15 मिलेगा। सो आप वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ ए बी एंड सी के वैल्यूज़ लेके, जैसे मैंने आपको रन करके बताया वैसे आप रन करके देख सकते हैं कि अपना बिगेस्ट बराबर आ रहा है या नहीं। इसको करने का एक और तरीका है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। हम लोग आगे डिस्कस करने के बाद फिर से यहाँ आएंगे और फिर से इसको रीराइट करेंगे, सेम प्रोग्राम को, सेम कंडीशन को। अभी नेक्स्ट जो इफ अंडरस्टैंड करने के लिए असाइनमेंट मैंने लिया है वो है फाइंड गिवन ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो हमने ईयर का वैल्यू यूज़र से लिया, यहाँ पे ईयर का वैल्यू यूज़र ने डाला। तो पहला कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि अगर ईयर मॉड्यूलो 10 नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ईयर मॉड्यूलो 10 मॉड 10 नॉट इक्वल टू 0 है तो चेक करो कि क्या ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0 है। अगर ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0 है तो ईयर मेरा लीप ईयर है, नहीं तो मेरा लीप ईयर नहीं है। और अगर ईयर मॉड्यूलो 10 इक्वल टू 0 नहीं है तो मेरा फिर लॉजिक कहता है कि चेक करो कि ईयर मॉड्यूलो 400 क्या ईयर का वैल्यू डिविजिबल है 400 से। अगर है तो फिर वो लीप ईयर है, नहीं तो फिर वो लीप ईयर नहीं है। तो डिसीजन या तो यहाँ से होगा, अगर यहाँ से डिसीजन नहीं हो रहा है तो फिर डिसीजन यहाँ से होगा। ठीक है। सो ये तो कॉमन लॉजिक है जो हमें बताता है कि ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो ईयर लीप ईयर है या नहीं चेक करने के लिए हम पहले देखते हैं कि अगर ईयर 100 से डिविजिबल नहीं है तो फिर हम चेक करते हैं ईयर का वैल्यू 4 से डिविजिबल है क्या। और अगर ईयर 100 से डिविजिबल है तो हम चेक करते हैं कि क्या ईयर का वैल्यू 400 से भी डिविजिबल है। अगर है तो वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं। सो इस कंडीशन को ट्रू होना है। अगर इस कंडीशन ये कंडीशन अगर ट्रू है, नॉट इक्वल टू ईयर डिविजिबिलिटी बाय 100 अगर नहीं है तो चेक करेगा ईयर डिविजिबिलिटी बाय 4 है क्या। अगर ईयर डिविजिबिलिटी बाय 100 है तो चेक करेगा कि क्या ईयर डिविजिबिलिटी बाय 400 भी है। अगर है तो लीप ईयर, नहीं तो नहीं। सो इसको आप टाइप करके रन करके देखेंगे फॉर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ईयर। Then the next is, suppose we have marks in 4 subjects and we need to find out the grade. So marks in 4 subject, you add it, you will get a total. You will divide total by 400, multiply it by 100, you will get the percentage. On percentage, if you want to apply this condition, if percentage is greater than 85, grade is A. If percentage is in between 85 and 70, grade is B. If percentage is in between 70 and 55, grade is C. If it is in between 55 and 40, grade is D. If it is less than 40, grade is E. So just observe this if, else if, else if, else if, else ladder. This is called as if, else if, else if, else if, else ladder, which says if percentage is greater than equal to 85, then grade is equal to A. So first we are checking the highest percentage.
If the percentage is not greater than 85, not greater than equal to 85, then only the execution control will come here and check the next if. If this condition is true, the execution control will go to the next line. It will omit all these statements and it will go to the next line out of if, else, if, else, if, else later. So if percentage is greater than equal to 85, the decision is made over here and the execution control will get transferred to the next line out of this entire block. But if this condition is false, the execution control will come here on this else and check this condition. ओके 85 से ऊपर नहीं है. अब देखो क्या 70 के ऊपर है परसेंटेज. अगर 70 के ऊपर है तो ग्रेड बी डिसाइड करो और बाहर चले जाओ. अगर 70 के ऊपर भी नहीं है तो फिर एलसीफ में आके चेक करो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 55 है. अगर है तो डिसाइड करो ग्रेड, बाहर निकल जाओ. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 55 भी नहीं है तो चेक करो कि क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 44 है. अगर है तो डिसाइड करो और बाहर निकल जाओ. अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ग्रेड ई होगा और कंट्रोल बाहर चला जाएगा. कंट्रोल जब मैं बोलती हूँ तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल. सो आपने टोटल कैलकुलेट करने के बाद परसेंटेज के लिए आप डिवाइडेड बाय 4 भी लगा सकते हो, क्योंकि टोटल डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100 मीन्स टोटल डिवाइडेड बाय 4. So this is the formula to calculate percentage, and then this if else if ladder you can use to decide the grade. So basically we use if condition to take certain decision, and whatever is the decision we utilize that in the further part of the program. Okay. Then the next is logical operators. So now we need to understand that if we want to have more than one conditions, then we can use logical operators, and logical operators are used to combine two or more than two conditions, and logical operators are also called as connectors for the conditions. What are those operators? So logical AND, which we use the operator ampersand n 2 times ampersand n. Logical OR, which is vertical line, two vertical lines, and logical NOT. So when we need to check two conditions, x is less than 5, if x ka value is less than 5, then it will check if x is less than 10 also. So if x is less than 5 and x is less than 10, this entire condition will return true, otherwise false. So x का वैल्यू अगर 3 है तो 3 लेस देन 5 भी है और 3 लेस देन 10 भी है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. पर x का वैल्यू अगर 7 है तो फर्स्ट वाला कंडीशन फॉल्स है, तो ये एंटायर कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा. तो एंड मतलब चेक करो पहले पहला कंडीशन, अगर ये ट्रू है तो फिर चेक करो दूसरा कंडीशन, अगर ये भी ट्रू है तो फिर एंटायर कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करो. अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा चेक ही मत करो, क्योंकि दूसरा चेक करने से कोई मतलब नहीं है. अगर पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू रहा तो भी फॉल्स ही रिटर्न होने वाला है. तो अगर पहला कंडीशन फॉल्स रहता है तो दूसरा चेक नहीं होता, ये एक्सप्रेशन इवैलिड नहीं होता, पूरा कंडीशन एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न कर देता है. ठीक है. लॉजिकल ऑपरेटर और भी कनेक्ट करता है दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को, और ये चेक करता है कि दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर दो. तो x लेस देन 5, ये कंडीशन अगर ट्रू है, x का वैल्यू जैसे अगर 3 है तो x लेस देन 5 मीन्स 3 लेस देन 5 ट्रू है. ठीक है, तो रिटर्न हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा. और अगर x लेस देन 5, फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू अगर 4 है तो 4 लेस देन 5 ये भी ट्रू है, ट्रू रिटर्न हो जाएगा. x का वैल्यू अगर 7 है तो 7 लेस देन 5 फॉल्स है, तो इसको भी चेक करेगा. 7 लेस देन 4 भी फॉल्स है तो फिर फॉल्स रिटर्न कर देगा.
मतलब अगर पहला कंडीशन ट्रू है तो बाकी के चेक ना करते हुए कनेक्टर अगर और है तो फुल कंडीशन ट्रू रिटर्न कर देगा। पहला कंडीशन अगर फॉल्स है तो फिर आगे का कंडीशन भी चेक करेगा कि ये अगर ट्रू है तो फिर एंटायर कंडीशन ट्रू रिटर्न करे, नहीं तो फिर फॉल्स रिटर्न करे। सो एंडिंग के केस में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ऑरिंग के केस में फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे के कंडीशंस चेक होंगे और फिर डिसीजन होगा। नॉट क्या करता है, यहाँ पे इंटरनल कंडीशन ने जो भी रिटर्न किया है, ट्रू अगर रिटर्न किया है तो उसका निगेट कर देगा, मीन्स फॉल्स, और अंदर के कंडीशन ने अगर फॉल्स रिटर्न किया है तो उसको निगेट कर देगा, मीन्स ट्रू। ठीक है, तो जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस यूज करने होते हैं तब हम कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं, एंड या फिर और जब हमें उसका निगेट करना होता है तब हम नॉट यूज कर सकते हैं। तो अगर परसेंटेज वाला कंडीशन को मैं रीराइट करूं यूजिंग एंड, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है तो ग्रेड ए, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड लेस देन 85 है तो यहाँ पे मैं रेंज चेक कर सकती हूँ कि परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड लेस देन 85, मीन्स बिटवीन 70 एंड 85, तो ग्रेड बी है। एल्स इफ अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 एंड लेस देन 70 है, तो अब यहाँ पे आप परसेंटेज लेके चलो, अगर परसेंटेज मेरा 55 है तो ये कंडीशन फॉल्स है, 55 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 नहीं है तो ये भी फॉल्स है, 55 परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 एंड 55 लेस देन 70 दोनों ट्रू है, दोनों अगर ट्रू है तो ग्रेड सी डिसीजन होगा और बाहर आ जाएंगे। अगर यहाँ पे 65 होता, परसेंटेज अगर 65 होता, परसेंटेज अगर 65 होता तो ग्रेटर देन 85 फॉल्स है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 75 फॉल्स है, 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 55 ये ट्रू है, आगे जाके चेक करेगा 65 लेस देन 70 ये भी ट्रू है, ग्रेड सी होगा और बाहर निकल जाएगा। अगर परसेंटेज 95 होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 85 ग्रेड ए होता और कंट्रोल बाहर निकल जाता, ये सब कुछ पे नहीं आता, ये सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, तो आपने जो परसेंटेज ग्रेड का इफ कंडीशन, इफ एल्स इफ का लेडर जो आपने पहले लगाया था उसको आप इस तरीके से भी रीराइट कर सकते हो। ठीक है, अब हम ऊपर एक जो हमने ग्रेटर देन थ्री वेरिएबल्स को कंपेयर किया था, इसको भी हम थोड़ा सा रीराइट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर a ग्रेटर देन b है एंड a ग्रेटर देन c भी है तो बिगेस्ट इज इक्वल टू a कर दो। एलसीफ चेक करो, अगर b ग्रेटर देन a है एंड b ग्रेटर देन c भी है तो बिग इज इक्वल टू b कर दो, बिग इज इक्वल टू b कर दो, एल्स बिग इज इक्वल टू c कर दो। तो यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर यूज करके दोनों कंडीशंस को चेक कर रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि ए सबसे बड़ा है, ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है तो बिगेस्ट ए होगा। अगर नहीं है दोनों कंडीशंस तो ये दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक अगर फॉल्स है तो ये पूरा कंडीशन एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाएगा और हम एलसीफ में आके ये चेक करवाएंगे उससे कि बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है क्या। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो बिग इज इक्वल टू बी होगा, और अगर दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक फॉल्स है इसका मतलब है कि सबसे बड़ा सी है तो बिग इज इक्वल टू सी होगा। तो ये हमने यहाँ से इतना पूरा ब्लॉक
हमने सिर्फ 4 लाइन में सीमित कर दिया बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर एंड. So the same thing you can do using this if else ladder also, wherein you are checking two conditions by connecting it using AND operator. Okay, so this also you can do. Try finding out the biggest using the previous logic also and this logic also. Okay, then next is to find out whether a given character is vowel or not. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, AEIOU इनमें से कोई भी कुछ भी अगर है कैरेक्टर तो वो वॉवेल है, इसलिए हम इसको और लगा के चेक कर रहे हैं. सो एवरी टाइम यू आर यूजिंग कनेक्टर एज और, तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये पूरा एंटायर कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा और CH इज वॉवेल प्रिंट होगा, एल्स CH इज नॉट वॉवेल प्रिंट होगा. ये सब कुछ आपको हैंड्स ऑन करके देखना है. अगर कोई भी आपका प्रोग्राम नहीं रन होता है तो आपको मुझे बताना है. इसके बाद में है कुछ एक असाइनमेंट्स जो आप खुद से ट्राई करेंगे और इन असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस कल हम डिस्कस भी करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. सो प्रैक्टिस दीज असाइनमेंट्स.